हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज तुषार कपूर। बच्चों, आज के लेक्चर में हम मीन वैल्यू थ्योरम को कवर करने वाले हैं। मीन वैल्यू थ्योरम जो कि एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव के चैप्टर्स में आती है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जेई एडवांस बहुत ज़्यादा पूछता है इससे। तो हम शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। मीन वैल्यू थ्योरम्स क्या है बेटा? ये कह रहा है इट स्टेट्स दैट इन अ गिवन सेक्शन ऑफ स्मूथ कर्व्स there is a point at which the derivative of the curve is equal to average derivative of the section। क्या कहना चाह रहा है कि जितनी भी मीन वैल्यू थ्योरम्स आप पढ़ने वाले हो, अगर मान लो आपके पास ये फंक्शन है तो किसी इंस्टेंट पे जो टेंजेंट डल रहा है, इस टेंजेंट की जो स्लोप होगी, तो कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जिसपे स्लोप मान लेते हैं ये m है, तो वो हर एक पॉइंट पे बनने वाले टेंजेंट्स की स्लोप की एवरेज के बराबर होगा। एवरेज मतलब हर एक पॉइंट पे आप क्या लो, स्लोप ले लो, उनका सम करो, डिवाइडेड बाय क्या कर दो, नंबर ऑफ टेंजेंट से डिवाइड कर दो। तो जितने भी आप सभी टेंजेंट बनाओगे उनकी जो एवरेज आएगी वो पक्का किसी ना किसी एक पॉइंट पर उस पर क्या आएगी, वो टेंजेंट की स्लोप के बराबर आने वाली है। तो हम तीन जो हैं मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ने वाले हैं। पहली है रोल्स थ्योरम, अगली है बेटा लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, और अगली है कॉचीज थ्योरम। समझो बात को, ये तीन थ्योरम्स पढ़नी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसका यूज भी आ सकता है, हम इसको नकार नहीं सकते। तो हम शुरू किससे करेंगे बेटा? रोल्स थ्योरम से शुरू करने वाले हैं इस लेक्चर को। देखो बेटा, रोल्स थ्योरम क्या कहते हैं? देखो रोल्स थ्योरम क्या है, पहले इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू a function which satisfy following conditions। फर्स्ट कंडीशन कहता है इट शुड बी कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी का मतलब क्या है? ए से लेके बी के बीच में आने वाले हर एक पॉइंट पर फंक्शन क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। इट शुड बी डिफरेंशिएबल in open interval a to b। and third is f of a is equal to f of b। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, अदरवाइज एप्लीकेबल भी नहीं है। ध्यान देते हैं रोल्स थ्योरम क्या है। ये कह रहा है कि एक ऐसा फंक्शन जो कि कंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो और f of a f of b के बराबर हो। तो मान लो ये x इक्वल टू a है आपके पास, ये x इज इक्वल टू b है आपके पास, ये f of a और f of b दोनों बराबर है बेटा। तो मैंने क्या किया, ये ग्राफ है, x इक्वल टू a पे भी f of a, x इक्वल टू b पे भी क्या, f of a और f of b बराबर है। अब ये जो ग्राफ है बेटा, ये क्या है? कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। कंटिन्यूअस मतलब यहां से लेके यहां तक जाने में पेन नहीं उठाना पड़ेगा, और डिफरेंशिएबल है मतलब कोई भी पीक नहीं बनेगी, स्मूथ कर्व बनने वाला। तो अगर मैं बोलूं कि ये ऊपर गया तो इसको कंफर्म नीचे आना पड़ेगा, और अगर इसको कंफर्म नीचे आना पड़ेगा, इसको मैं ढंग से बना लेता हूं, इसको कंफर्म नीचे आना पड़ेगा। ठीक है,
और अगर इसको नीचे आना पड़ेगा तो पक्का कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट सी होगा ए और बी के बीच में जिसमें dy बाई डी एक्स कितना आ रहा होगा, 0। देखो ये इस केस पे एफ डैश सी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। क्या ये बात मानते हो मेरी कि नहीं? यहीं से शुरू हुआ, इसी पॉइंट पे सेम पे आके आपको खत्म करना है। अगर ग्राफ चलना शुरू हुआ ऊपर की तरफ तो पक्का नीचे आना पड़ेगा, और नीचे आना है तो वो भी स्मूथ कर्व के साथ आना पड़ेगा, और स्मूथ कर्व के साथ आएगा तो पक्का एक ना एक पॉइंट पर dy बाई डी एक्स कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। देखते हैं। देन देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन सी, एक सी कोई पॉइंट होगा, वेयर एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। और जो सी है वो क्या है बेटा, ए से बी के बीच में है। सी जो है वो क्या है, ए से बी के बीच में होगा। ये इसका कंक्लूजन है रोल्स थ्योरम का। समझ आई बात? कोई बच्चा ऐसा है कि स्मूथ कर्व बना दे और डिफरेंशिएबल भी ना हो फंक्शन, नहीं होगा ना। अब ध्यान दो, जब मीन वैल्यू थ्योरम की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने, तो उसमें क्या बोला गया था कि कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां पे जो स्लोप होगी वो एवरेज स्लोप के बराबर होगी। तो एवरेज स्लोप क्या होता है बेटा? जब आपने एवरेज स्पीड और स्पीड पढ़ा था तो क्या होता था, स्पीड का मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती थी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। और जब एवरेज वेलोसिटी की बात होती थी आप क्या करते थे, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय उस इंटरवल की बात होती थी, है ना। तो अब क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होगा। तो देखो एवरेज वेलोसिटी भी आपकी कितनी आ रही होगी, 0। तो यहां पर एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए को जोड़ने वाली जो लाइन होगी वो क्या देगी, एवरेज स्लोप। ये बात एग्री करते हो कि नहीं? एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए को जोड़ने वाली जो लाइन होगी वो क्या देगी आपको, एवरेज स्लोप। तो यहां पे एवरेज स्लोप देखो इसके पैरेलल आ रही है एक्स एक्सिस के, तो इसकी स्लोप भी कितनी बेटा, 0 है, और इसकी स्लोप भी बेटा कितनी है, 0 है। यही बोलना चाह रहा था मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो अब क्या है कि एक ही होगा, एक ही ऐसा सी निकलेगा जहां पे dy बाई डी एक्स 0 का नहीं। ये देखो क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट। तो देखो एक ग्राफ बेटा ऐसा भी बन सकता था, मान लो ये है आपके पास x इज इक्वल टू ए और ये है आपके पास x इज इक्वल टू बी। ऐसा भी तो हो सकता था ग्राफ। तो अब देखो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे dy बाई डी एक्स क्या हो रहा है बेटा, 0 हो रहा है। बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जहां पे dy बाई डी एक्स बेटा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो जरूरी नहीं है कि एक ही पॉइंट होता है, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स भी हो सकते हैं जहां पे dy बाई डी एक्स 0 हो, अगर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है तो। क्या ये बात आपको समझ आई है बेटा कि नहीं आई है? समझ आ गई है तो इसको एक बार नोट कर लो फटाफट, ठीक है। देखेंगे बेटा, नोट करके लिखेंगे। कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम इज ऑलवेज नॉट ट्रू। इज ऑलवेज नॉट ट्रू क्या कहना चाह रहा है? कन्वर्स का मतलब क्या है, जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया था, कंक्लूजन आया था, अगर वो पता है तो क्या उससे रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी। जैसे कि इफ देयर इज अ पॉइंट सी, सी इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी, एंड एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। यही तो रिजल्ट निकला था इसका। अगर ऐसा है देन it is always not true that fx will be continuous in a to b।
differentiable in open A to B, and third f of A is equal to f of B। अगर ऐसा है तो जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन अगर ऐसा है तो ये होना निश्चित है, और उसी को ही हम रोल्स थ्योरम बोलते थे। मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। मान लो आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, समझो बात को। और ये जो फंक्शन है बेटा डिफाइंड है कहां से कहां, -1 से लेके 2 के बीच में डिफाइंड है, ऐसा बोला गया। अब ध्यान दो, मैंने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, तो कितना हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। सॉरी, ये डिफरेंशिएशन आ गया, ये आ गया कि नहीं आ गया। अब ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे x को 1 पुट कर देता हूं तो ये 0 आ रहा है। x को मैंने क्या किया, 1 पुट किया तो ये 0 आया। और क्या -1 से लेके 2 के बीच में 0 होगा? हाँ बिल्कुल है। देखो जो 1 है वो -1 से लेके 2 के बीच में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। तो क्या ये तीनों कंडीशन भी सेटिस्फाई होंगी? जरूरी है? नहीं है। देखो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस तो हो गई, डिफरेंशिएबल तो हो गई, तो पहली दो कंडीशन तो ये सेटिस्फाई कर गया। लेकिन f इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b आ रहा है क्या? ध्यान दो, f ऑफ -1 कितना आ रहा है बेटा, -1 -1 +1 +1, f ऑफ -1 तो 0 आ गया। f ऑफ 2 चेक करो कितना आ रहा है, ये आ गया 8 -4 -2 +1, तो ये आंसर आ गया बेटा 3। तो यहां से हमारे पास क्या निकला, f ऑफ -1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 2। तो क्या सीखा हमने? अगर ये पता है तो जरूरी नहीं है कि कन्वर्स ट्रू होगा रोल्स थ्योरम का, लेकिन अगर ये तीनों कंडीशन है तो ऐसा जरूर होगा। क्या ये बात आपको समझ आ गई है बेटा? ये थी हमारी रोल्स थ्योरम, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लैग्रेंजेस और कॉची, और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं, ठीक है। नोट कर लो बेटा इसको। नेक्स्ट, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इसको प्यार से LMVT कहा जाता है, इसको प्यार से LMVT कहा जाता है बेटा, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखेंगे इसको। इट इज एप्लीकेबल, जैसा रोल्स को पढ़ा था वैसे इसको पढ़ते हैं। इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन फॉलोइंग कंडीशंस सेटिस्फाइज। ध्यान देंगे बेटा बहुत ज्यादा। फर्स्ट, f(x) is continuous in closed interval a to b. f(x) is differentiable in open interval a to b, and same है बेटा। थर्ड, f of a is not equal to f of b। रोल्स थ्योरम में क्या था, f of a इक्वल्स टू f of b था, लेकिन लैग्रेंजेस में क्या होता है, f of a नॉट इक्वल टू f of b। लेकिन अगर ये इक्वल हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, रोल्स थ्योरम इज स्पेशल टाइप्स ऑफ LMVT। रोल्स थ्योरम क्या है, LMVT का एक स्पेशल टाइप बन जाता है बेटा, ठीक है, और कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत ध्यान देंगे क्या कहना चाहता है LMVT। देन देयर मस्ट बी x equal to c such that f dash c is equal to f of b minus f of a upon b minus a। और यहाँ पे जो c है वो a से लेके b के बीच में है। कह रहा है कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो एक ना एक c ऐसा होगा
जो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होने वाला है एफ डैश सी। देखते हैं ऐसा क्यों कहना चाह रहा है। अब ध्यान दो बेटा, कह रहा है ये कि जैसे मान लो कोई एक कर्व है, ठीक है, ये हो गया आपके पास x इक्वल टू ए, ये हो गया आपके पास x इक्वल टू बी, तो ये कितना हो गया f ऑफ ए, और ये कितना होगा बेटा आपके पास f ऑफ b, है ना। ये क्या कहना चाह रहा है, अब ध्यान देंगे बेटा, मैंने इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, यहां से एक परपेंडिकुलर इस पे डाल दिया, ये लेंथ f ऑफ a है, ये पूरी लेंथ f ऑफ b है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी f ऑफ b माइनस f ऑफ a हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये बताओ। अरे बेटा हो जाएगी कि नहीं, इतनी लेंथ x है, ये लेंथ b है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये b माइनस a हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। अब ध्यान दो बेटा, अगर ये एंगल थीटा बोल दिया तो tan ऑफ थीटा कितना होगा, ये हो जाएगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। ये बात सही है गलत है? तो इसने क्या बोला कि एक ऐसा c होगा जिस पे अगर मैं स्लोप निकालूं वो इसके बराबर होगी, मतलब ऐसे ही कोई ना कोई पॉइंट जरूर होंगे जिस पे अगर मैं टेंजेंट डालूं, जिस पे अगर मैं टेंजेंट डालूं तो इसकी बराबर क्या आ जाएगी स्पीड, इसकी क्या सॉरी इसकी जो स्लोप होगी वो इस एवरेज स्लोप के बराबर होगी। बेटा ये एवरेज स्लोप ही तो है, फाइनल को लास्ट से, फाइनल को इनिशियल से मैंने जोड़ दिया, ठीक है, और यहां से मैंने क्या निकाल ली, एवरेज स्लोप निकाल ली, और ये क्या है इंस्टेंटेनियस स्लोप हो जाएगी। पक्का कोई ना एक सी जरूर एग्जिस्ट कर रहा होगा जिसकी पे अगर स्लोप निकालूं तो वो स्लोप एवरेज स्लोप के बराबर आने वाली है। आप कहोगे सर ये कैसे बात बनी, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने बाइक स्टार्ट की और आपने क्या किया बेटा 60 किलोमीटर्स, आपने क्या किया 60 किलोमीटर्स 1 आवर में आप पहुंच गए कहीं पर, समझ आ गई। तो हुआ क्या, आपकी एवरेज स्पीड कितनी रही होगी बेटा 60 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में अगर 60 किलोमीटर गए हो तो एवरेज स्पीड कितनी रही होगी 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन कभी ऐसा भी होगा आपकी बाइक 80 पे भी चली होगी, कभी ऐसा हुआ होगा आपकी बाइक 40 पे भी चली होगी। तो इसका मतलब जब 40 से 80 पे बाइक गई थी तो क्या बीच में किसी पॉइंट पर 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड रही होगी, बिल्कुल रही होगी, हाँ या ना। तो इसका मतलब एवरेज स्पीड 60 निकली, और बाइक जब चलाई 40 से 80 पे गया तो बीच में किसी एक पॉइंट पर 60 भी रहा होगा। सेम काम यहां पर हो रहा है, स्लोप हमारी एवरेज स्लोप ये आ रही है, तो पक्का किसी ना किसी एक पॉइंट पर एवरेज स्लोप क्या आ रही होगी हमारी, किसी एक पॉइंट पर इसके बराबर जरूर आ रही होगी। एक से ज्यादा बार भी आ सकती है, खुद सोचो ना, बाइक क्या है जो आपकी, उसकी स्पीड एक घंटे में कितनी बार 60 आई होगी, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कई बार आई होगी ना, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट्स पर आई होगी। एवरेज स्पीड भी 60 थी, तो एटलीस्ट एक बार तो आई होगी, एटलीस्ट एक बार तो आई होगी, और कई बार भी आ सकती है। क्या ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए हो बेटा, ये फंडा समझ आया है कि नहीं आया है, आ गया होगा समझ। तो इसका एक बार प्रूफ देख लेते हैं, अगर आपको ऐसे ये समझ नहीं आया, प्रूफ आप दूसरे तरीके से देखना चाहते हो तो मैं वो भी करवा देता हूं, ठीक है, नोट करते हैं इसको। हमने फंक्शन कौन सा लिया हुआ है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हमने फंक्शन कौन सा लिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूं इसमें, तो बेटा देखो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर नहीं है, लगरांजिस थ्योरम लग रही है इसमें तो, लेकिन मैंने क्या किया, एक नया फंक्शन लिया कैपिटल एफ ऑफ एक्स और उसको बोल दिया ए एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। ये ए एक्स मैंने कुछ ऐसा ले लिया, ए इंटू एक्स है, वेयर ए इज कॉन्स्टेंट एक्स इज वेरिएबल, प्लस यही वाला फंक्शन एफ एक्स डाल दिया, और ऐसा फंक्शन बना दिया कि रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। कर सकता हूं, आप कहोगे बेटा सर कि आपने ए एक्स ही क्यों लिया, आप कोई और फंक्शन ले लो। मैंने इसलिए ए एक्स लिया जो कि बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। अगर आप कुछ और लोगे तो कांस्टेंट चेंज होते रहेंगे, ये अपने आप को सेट करता जाएगा उसी हिसाब से। अगर इस पे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है तो हमें क्या पता है, एफ ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ बी के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा,
हो जाएगा। तो एफ ऑफ ए कितना होगा, ए इंटू ए प्लस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस एफ ऑफ बी। तो आपके पास इसको इधर ले आते हैं, तो ए कितना आ गया, ए माइनस बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस टाइम्स एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। क्या ये बात आपको समझ आ गई है कि नहीं आ गई? ये बात समझ आ गई। अगर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है तो पक्का कोई ना कोई एक ऐसा सी होगा जिसपे एफ डैश सी जीरो रहा होगा। ये बात सही है गलत है? यही तो रोल्स थ्योरम है। तो एफ डैश सी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू ए एक्स का तो ए रह जाएगा और ये हो जाएगा एफ ऑफ सी इज इक्वल टू कितना बेटा, जीरो। तो जो एफ डैश सी है वो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ए के। और माइनस ए किसके बराबर है, इसके बराबर। ये हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। यही हम बात कर रहे थे। इसके प्रूफ की बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है, आपको ये रिलेशन याद होने चाहिए कि लैग्रेंजेस कहता क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और ये कहता क्या है। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है, आपने ये वाला फंक्शन क्यों लिया। बच्चों आप कोई और फंक्शन लेके देख लो, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसकी नहीं है। नोट करो इसको। फिर हम एक आखिरी करेंगे कोचीज थ्योरम। बेटा उस पर डायरेक्ट कभी जेई ने क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन पूछ सकता है, हम उसको पढ़ेंगे कोची थ्योरम को। नोट करो इसको। चलो देखो बेटा, लास्ट टॉपिक कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। ये क्या कहता है, अभी तक हमने दो थ्योरम पढ़ी, एक रोल्स थ्योरम और एक लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। उनमें फंक्शन एक ही इन्वॉल्व होता था, लेकिन यहाँ पर क्या बेटा, दो फंक्शन है, एक एफ टी और एक जी टी। कह रहा है अगर ये दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं, डिफरेंशिएबल हैं, और जो जी डैश टी है वो जीरो नहीं है ए टू बी में, देन फॉर एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी, सी जो है वो ए से बी के बीच में है, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इज इक्वल टू होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। इस चीज में कोई दिक्कत है बेटा तो बताओ। इसका प्रूफ देखना है क्या, इसका प्रूफ देखना है, चलो देख लेते हैं, कहते हो तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। अब मैंने क्या किया, सेम एफ टी और जी टी में कोई ऐसा फंक्शन लिख लिया और मान लिया कि वो रोल्स थ्योरम उसमें एप्लीकेबल है। मैंने एक नया फंक्शन ले लिया एच टी और इसको लिख लिया एफ टी माइनस कुछ कांस्टेंट टाइम्स जी टी। समझो बात को, कुछ कांस्टेंट टाइम्स जी टी, और मान लिया रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। अगर रोल्स थ्योरम इसमें एप्लीकेबल होगी बेटा तो एच ऑफ ए किसके इक्वल होगा, एच ऑफ बी के। बेटा अगर एफ टी जी टी कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है तो ये फंक्शन भी कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल हो जाएगा। एच ऑफ ए कितना हो जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस के टाइम्स जी ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस के टाइम्स जी ऑफ बी। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अब ध्यान देते हैं, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी इज इक्वल टू के टाइम्स जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी। तो यहां से के की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी अपॉन जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी। बात समझ आ गई है कि नहीं आ गई? अगर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होती है तो एच डैश सी कितना होगा, जीरो होगा। ये तो रोल्स थ्योरम है। एच डैश सी कितना होगा, तो एच डैश एक्स, पहले तो एच डैश टी निकाल लेते हैं कितना होगा। ये होगा एफ डैश टी माइनस के टाइम्स जी डैश टी, और ये किसके बराबर है बेटा, जीरो के। और टी की जगह क्या पुट कर दूं, सी। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इज इक्वल टू के। हमारे पास आ गया एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इज इक्वल टू कितना है, के। और के किसके बराबर है, इसके। एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी अपॉन जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी।
यही सेम चीज मैंने यहां पर लिखी है। आप कहोगे सर बी पहले है ए बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये है हमारी कॉचीज थ्योरम। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। रोल्स थ्योरम क्या कहती है? फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो पक्का एक सी, एटलीस्ट एक सी होगा जिस पे डिफरेंशिएट करके आंसर 0 आएगा। लेग्रांजे क्या कहता है? कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए, तो पक्का एक सी तो होगा जिसमें एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए रहा होगा। उसके बाद कोची क्या कहता है? दो फंक्शन है जो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है और जो नीचे वाला फंक्शन है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी कितना होगा? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। ये कंक्लूजन है पूरे इस लेक्चर का। हमने थ्योरी कवर कर ली है। अगले लेक्चर में हम क्वेश्चंस करने वाले हैं इसके। कोई डाउट किसी को इसमें है तो बता दो, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया बच्चों तो सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।